हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट 1 में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का वीडियो लेकर आया हूं। और आज का हमारी जो क्लास है वो 9th है, एनसीईआरटी क्लास 9th विज्ञान, और उसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक दे रखा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर ले और इसको रिवाइज करते रहे, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको 100% पास कराएंगे। तो देर ना करते फटाफट से जल्दी से अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट डाउन करिए और इनको रिविजन करिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हमारा है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, बताइए किस तरीके से। तो इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सख्त होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कण से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये कुछ विचारधाराएं थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बने होते हैं, यह बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ये इनको एक्सप्लेन किया गया है कणों के भौतिक गुण को। इसी का नेक्स्ट है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गति या गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेजी से हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थिति रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हम लोग एक प्रयोग से देखते हैं। देखिए, मैं 3 जार लिए हैं और तीनों जारों में हमने जल भरा है। एक में मिलाएं, नमक मिलाएं और लाख गुना अवधित किए गए जल के कण जल हिलाए नमक, और तीसरे वाले में जल नमक। इस तरीके से देखिए बताया गया इसमें। और जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल में कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए जैसा कि दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धारा टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षित बल से जुड़े होते हैं। पदार्थ के कण के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है। द्रव अवस्था में मध्य और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होते हैं। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अधिकतम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। ये इनकी कुछ गति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ होते हैं, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ब्लैक पेन से करें, और हम जो हेडिंग लिख रहे हैं आप जो भी हेडिंग लिख रहे हैं उन हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखें, अंडरलाइन करें। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, हम जो इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप ब्लू पेन से कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, भौतिक रूप में पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से हैं वो देखिए। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैसीय अवस्था। तो
तो ये हमारे पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं और हमेशा जितने भी पदार्थ है वो हमेशा 3 अवस्थाओं में पाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा ठोस अवस्था। इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। देखिए, एक निश्चित आकार होता है, जो ठोस अवस्था होती है उनकी कुछ निश्चित आकार होते हैं। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इसकी संपीड़नता नगण्य होती है, यह दृढ़ होते हैं, यानी ये ठोस होते हैं। कुछ अपवाद उदाहरण, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। इसी का नेक्स्ट है, ठोस पदार्थ में कणों की गति, जो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। नेक्स्ट इसका, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन यह ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। नेक्स्ट, हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्र में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है, छोड़ने के बाद पुनः वो हवा उसमें भर जाती है। द्रव अवस्था, ये हमारी नेक्स्ट अवस्था है। का पहला पॉइंट, द्रव तरल होते हैं, इनमें भाव होता है। नंबर 2, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। 3, द्रव का निश्चित आयतन होता है। 4, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द्रव के कणों का आकर्षण बल उनका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट है, गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करती हैं और यही जलीय पौधे और जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में यह कम होता है, क्योंकि कणों की गति द्रव में ज्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, गैसीय अवस्था। पहला पॉइंट है इसका, गैस में बहाव होता है। नंबर 2, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। 3, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। 4, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। 5, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। इसकी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में कण अनिश्चित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैसीय कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की अवस्था। तापमान में परिवर्तन किस तरीके से होता है, देखिए एक हम प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं। हमने एक स्टैंड लिया और बीकर लिया है, एक थर्मामीटर लिया है, लोहे का स्टैंड लिया है, गोल पेंदी का फ्लास्कर लिया है, बर्नर और त्रिपाद स्टैंड लिया है हमने। उसी प्रकार से हम लोग उसको तापमान में परिवर्तन देखते हैं, उसको नीचे से गर्म करेंगे और उसमें हम लोग एक थर्मामीटर लगाते हैं और वो दिखाता है कि जैसे जैसे वो हीट करता है तो किस तरीके से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी रजिस्टर में बना लें, जो आप नोट्स बना रहे हैं उनमें इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपके जरूर आने हैं।
और ये आते हैं 100% आएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें और रिवाइज करते रहें। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में देखिए, पॉइंट दे रखा है। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनात्मक 273.16 के है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 के लेते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, संकलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनात्मक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक केमिस्ट्री गुण है। जल का क्वथनांक 373 के 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 373 के होता है। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कण में उसी तापमान पर पानी के कण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदलना जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। देखिए, ठोस अवस्था को ऊष्मा और शीतलता, द्रव अवस्था ऊष्मा, गैसीय अवस्था शीतलता, इस तरीके से वो आपस में बदलता रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस जल शीतलता जैसे हम कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प। ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दाब परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। ताप बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, तो इन दोनों को अगर हम लोग प्रक्रिया से गुजारेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, गैस को द्रव में बदलना। तो गैस किस तरीके से द्रव में बदलती है, ये जैसे कि हमने प्रयोग ले रखा है, देखिए इस तरीके से इसको बताया गया। आपको डायग्राम बनाना है। ज्यादा दबाव बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। देखिए किस तरीके से हमने इसको दबाव दे, सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर में हमने पिस्टन दे रखा है। अब पिस्टन को हम लोग जो दबाव डाल रहे हैं, उसको गैस के जो है उसको हम दबाव डालेंगे। देखिए किस तरीके से दबाव डाल रहे हैं। दबाव लास्ट में जो थर्ड वाला हमारा है उसको देखिए, पूरी तरह से जो इनके कण हैं ये इस तरह स्वतंत्र रूप में है। फिर धीरे जैसे हम लोग अपने पिस्टन पर प्रेशर डालते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। लास्ट वाले में देखिए इसमें क्या है, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं लोग, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की 3 अवस्थाओं का अंतर
रूपांतरण इस प्रकार है, जैसे देखिए दिखाया गया है, जैसे हमारा द्रव को गैस में बदलते हैं और गैस हमारा ठोस में बदलता है। उसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए द्रव था, द्रव का वाष्पीकरण किया और संकलन किया तो गैस में परिवर्तित हुआ। अब इसको हम लोग निरीक्षण करते हैं और ऊर्ध्वपातन करते हैं और फिर ठोस अवस्था में आ जाता है और फिर इसको हम लोग जमाना और संकलन करते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है वाष्पीकरण। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से होता है ये। नंबर 1 पे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। जैसे देखिए, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से भी अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या करता है सेकंड में। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान हम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। चलिए आंसर देखते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ा में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। आपने कई बार देखा होगा जब लोग किसी गिलास में, स्टील का जो गिलास होता है उसमें हम लोग जब बर्फ या ठंडा पानी डालते हैं तो उसका बाहर की तरफ जो सतह देखे तो पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वो क्या है, क्यों नजर आती हैं, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसी बर्तन में हम बर्फीला जल भरते हैं। जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं या लगेंगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प
की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। चलिए अब सारांश देखते हैं। ये हमारे पूरे चैप्टर का सारांश है, तो हम किस तरीके से करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, हमारे आसपास द्रव 3 अवस्था में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस में। नेक्स्ट, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस में या गैस के कणों में सबसे कम, और द्रव के कणों में इन दोनों से मध्यवर्तीय होते हैं। ठोस के कण में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैस के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती है। ठोस के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रवों में कणों की सतह या परतें एक दूसरे पर फिसल या स्खलित हो जाती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है और इनके कण नियमित रूप से विकसित होते रहते हैं या विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। विक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। कथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच में परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। वाष्पीकरण की मुक्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडल दाब पर या दाब और द्रव के कथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। संकलन की मुक्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसे दिखाया गया है। राशि, मात्रक और प्रतीक दे रखा है। जैसे तापमान केल्विन के पर आता है, लंबाई मीटर में आती है, और कहें कि किलोग्राम में, भार न्यूटन एन पे आता है, आयतन घन मीटर घन। जैसा कि इसमें प्रतीक दिखाया गया किस तरीके से इनका प्रतीक होता है। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम दिखाया गया है, मीटर घन मीटर दिखाया गया। देखिए इसका प्रतीक दिखाया गया है। दाब पास्कल पर इसका मैं प्रतीक दिखाया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये करने ही चाहिए। ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। मेरा पक्का वादा है कि आप 100% आप एग्जाम में पास होंगे अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? इनमें से जो हमें दिए गए इनमें से पदार्थ कौन से हैं? जैसे कुर्सी हो गई, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध इत्यादि। तो इनमें से हमें कौन कौन से पदार्थ है? तो देखिए कुर्सी एक पदार्थ है, बादाम एक पदार्थ है, नींबू पानी
पदार्थ है, ये हमारे पदार्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फ्रिक्शन के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों, बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। सॉल्यूशन देखते हैं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने की या गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कणों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि वो गर्म होते हैं, जिससे उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इधर से इधर हो गया, तो आप इसको ध्यान से एक बार नोट कर लें। वैसे क्वेश्चन ये हमारा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ की निम्न गुण प्रेक्षित होता है। देखिए कौन से। नंबर 1, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। पर्याप्त रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होते हैं। नंबर 2, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए तैराकी जो होता है, गोताखोर होते हैं, वो आसानी से पानी को काट पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। नंबर 2, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 4, फिर नंबर 3, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 4, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, कब। जैसे देखिए, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन में आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। सॉल्यूशन है, घनत्व बढ़ने पर क्रम में सबसे पहले आएगा वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। ये इसका क्रम अवस्था में हमने इस तरीके से व्यवस्थित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। किस तरीके से जो पदार्थ के जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनमें किस तरीके से परिवर्तन होता है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए, गुण दे रखा है ठोस, द्रव और गैस। इनमें किस तरीके से अंतर आता है। देखिए, आकार, ठोस, इनका आकार निश्चित एवं सीमाएं स्पष्ट होती हैं। द्रव, कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। गैस, कोई निश्चित आकार नहीं। गुण, आयतन, निश्चित आयतन होता है ठोस का। द्रव, निश्चित आयतन होता है। गैस, निश्चित आयतन नहीं होता है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट है दृढ़ता। यह दृढ़ होते हैं ठोस, यह दृढ़ नहीं होते, इनमें बहाव होता है। गैस, यह दृढ़ नहीं होते हैं, इनमें भाव होता है। उसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट पर आते हैं हम लोग, कणों की स्थिति। ठोस, कण बहुत आसपास होते हैं। द्रव, कणों के बीच थोड़ी खाली जगह होती है। गैस, कणों के बीच बहुत अधिक खाली जगह होती है। नेक्स्ट है संपीड़ितता। ठोस और संपीड़ितता होते हैं, असंपीड़ित होते हैं, कम संपीड़ित होते हैं, अधिक संपीड़न होता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कणों के बीच आकर्षण बल। ठोस वाले में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। आकर्षण बल ठोस
से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। आकर्षण बल सबसे कम होता है। ये टेबल की सहायता से समझाया गया है तीन अवस्थाओं तो किस तरीके से उनमें अंतर किया जा सकता है, देखिए। और ये टेबल आप जरूर करें क्योंकि इस तरीके के अंतर हमसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संकीर्णता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। निम्नलिखित गुण पर टिप्पणियां। सबसे पहले लेते हैं हम लोग दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बदलने या बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस के कण के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह दृढ़ होता है। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। संपीड्यता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव यानी बल के कारण यह कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीड़न होते हैं। गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तरलता, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव और गैस बहती है, इसलिए इसे तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैस की तरलता द्रव से अधिक होती है क्योंकि इसमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, अर्थात आकर्षण बल कम होता है। बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण भारी दिशा में तीव्र गति से चलते हैं, अर्थात बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों के अत्यधिक गति, ऊर्जा एवं नगण्य अंतराणविक बल के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आकार, ठोस पदार्थ में अत्यधिक या अत्यधिक, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग। आकार, ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतरावणिक बल होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं में उन्हें रखा जाता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा के कारण उनमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि यह तीव्र गति से सभी दिशाओं में फैलती है तथा फिर तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैस से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें वह रखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इसके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है, अर्थात जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण बताइए। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सच्चा सॉल्यूशन है। गैसीय अवस्था के कण की गति अनियमित और तीव्र होती है, इस कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवार से टकराते हैं।
बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण बताइए। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। कैसे? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है। इसका आकार और आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते और बहते नहीं है। यह सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट कारण बताइए। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें खाते में लक्षण होना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन है हवा। गैसों के अणुओं के बीच अंतराल अणुक बल नगण्य होता है, जबकि ठोस अणुओं के बीच अंतराल अणुक बल अत्यधिक या अधिकतम होने के कारण उन्हें काट पाना आसान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों? बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ पानी की जमने से बनती है, जिसका संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। यह पिंजरे की तरह संरचना बनाते हैं या बना लेती है, जिससे उसका आयतन उतनी ही मात्रा में जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ के टुकड़े जल में तैरने लगते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तापमान को कैल्शियम इकाई में परिवर्तित करें। 300 के केल्विन। सॉल्यूशन। केल्विन में तापमान 300 के T केल्विन इज इक्वल टू TC प्लस 273। 300 केल्विन T ब्रैकेट में C प्लस 273। कैल्शियम में तापमान T ब्रैकेट में C इज इक्वल टू 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तापमान को कैल्शियम इकाई में परिवर्तित करें। 573 केल्विन। केल्विन में तापमान 573, तो T के इज इक्वल टू स्मॉल t C प्लस 273। तो ये हमें दिया हुआ है 573 के दिया हुआ इज इक्वल टू TC प्लस 273। इसको हम इधर ले आएंगे। देखिए कैल्शियम में तापमान स्मॉल t ब्रैकेट में C इज इक्वल टू 573 माइनस 273 इक्वल टू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? सॉल्यूशन। हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक में काफी उच्च ताप है। इस ताप पर जल गैसीय अवस्था या भाप में बदल जाएगा। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? सॉल्यूशन। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगेगा क्या लगता है। इसीलिए यह द्रव्य तथा गैसीय अवस्था दोनों में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो सॉल्यूशन है
किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि वह समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से ना बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। ताप कम करके तथा दाब बढ़ाकर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैस की ऊपरी ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण गैस संघनित होकर बादलों में बदल जाती है, जो जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन जाता है। मिलकर बूंदों से मिलकर बना है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता रहता है? गर्म शुष्क दिनों में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है अर्थात तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इस तरह घड़े के ऊपर पानी बाहर आता है और वाष्पीकरण से कम हुई ऊर्जा को पुनः घड़े और शेष बचे जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि घड़े और जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होती है, इसलिए घड़े का जल ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली तथा इसके आसपास ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी वाष्प बन जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है तथा वाष्पीकृत के कारण भी शीतलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी से पी सकते हैं, क्यों? बताइए। सॉल्यूशन देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी से पी सकते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं कर सकते या नहीं करते तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा के ऊपर निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है।
ये सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर फर्स्ट के, और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी, रजिस्टर, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनमें नोट डाउन कर लें, और समय रहते इसको रिवाइज भी करते रहें। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का टॉपिक भी आपको निरंतर मिलता रहे। और चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।